अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। और ये टॉपिक यूजुअली लिंग्विस्टिक्स के अंदर फ़ॉल करता है, और अगर लिंग्विस्टिक्स के आप फर्दर कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर लाई करता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ईज़ी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेविड क्रिस्टल, जो कि एक बहुत फेमस लिंग्विस्ट हैं और यूजुअली सोशियो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में इनका काम है, उनका कहना है कि वर्ल्ड में तकरीबन 6000 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से 600 लैंग्वेजेस जो हैं सिर्फ वही सेफ हैं फ्रॉम द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको कहीं ना कहीं थ्रेट है कि वो कहीं ना कहीं आगे नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और बाकी कुछ और लिंग्विस्ट समझते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है वो हाफ तक गिर सकता है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ हंड्रेड्स तक रह जाएगा। यानी कि तकरीबन 90% जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी आने वाली सदी में। तो ऐसा क्यों कहते हैं वो, इसी को हमने देखना है आगे जाके कि ऐसा वो क्यों कहते हैं, ऐसे क्या रीज़न्स हैं, ऐसे क्या कॉजेज़ हैं कि लैंग्वेजेस इतनी जल्दी से जो है वो एंडेंजरमेंट का शिकार हो रही हैं और फिर यहाँ तक कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ एंडेंजरमेंट और एक्सटिंक्ट, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है उसका क्या मतलब होता है। एंडेंजर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका रिस्क होता है कि वो अपने यूज़ खो देगी, यानी कि अपने स्पीकर्स खो देगी आने वाले कुछ टाइम में। और ये प्रोसेस कोई बहुत जल्दी नहीं हो जाता, बल्कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर एक लैंग्वेज के कोई भी नेटिव स्पीकर्स नहीं बचते तो इट मीन्स हम उस लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहते हैं। अब नेटिव स्पीकर्स से क्या मुराद है? नेटिव स्पीकर्स से मुराद है कि वो लोग जिनकी वो लैंग्वेज फ़र्स्ट लैंग्वेज हो। जैसे हम पाकिस्तानीज़ हैं, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज, हमारी मदर टंग जो है वो उर्दू है, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है। तो अगर उर्दू बोलने वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, कि अगर कोई उर्दू बोलने वाला नहीं बचता तो इट मीन्स वो एक डेड लैंग्वेज कहलाएगी। और अगर आखिरकार, और हम नेटिव हैं, मतलब कोई नेटिव स्पीकर नहीं बचता तो वो डेड लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन आखिरकार अगर कोई भी स्पीकर वो लैंग्वेज ना बोले, चाहे वो नेटिव हो, नॉन नेटिव हो, जो भी हो, अगर वो ना बोले तो हम उस लैंग्वेज को एक्सटिंक्ट लैंग्वेज कहेंगे। तो एंडेंजरमेंट वही है कि जिस लैंग्वेज को खतरा लाहक होता है तो उसी को हम एंडेंजर्ड कहते हैं। अब एक और टर्म आती है, उसका मतलब है मोरीबंड। अब मोरीबंड अगर देखा जाए तो ये वैसे एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि नियर टू डेथ हो, यानी कि डाइंग स्टेट में पहुंच चुकी हो। तो अगर लैंग्वेज के लिहाज से बात की जाए तो ऐसी ही लैंग्वेज जो कि अपने डाइंग स्टेट के करीब पहुंच जाए और उसमें कोई भी बच्चे उसको अडॉप्ट ना करे स्पेशली, तो उसको हम कहेंगे मोरिबंड। और उसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं ये एंडेंजर्ड लैंग्वेज, ये मोरिबंड, जहाँ तक इनकी बात की जाए तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो क्या थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो चीज़ सबसे फिट होती है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाती है। बाकी तमाम वीकर जो स्पीशीज़ होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाते हैं। तो यही चीज़ लैंग्वेज पे अप्लाई होते हुए यही कहा जाता है कि जो लैंग्वेजेस ज़रा सी भी वीकर होती हैं तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही मिटती चली जाती हैं और एंड में स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सिर्फ़ वही सर्वाइव कर सकती है। तो लैंग्वेज डेथ का भी यही मतलब है कि जब लेस कॉमनली स्पोकन, यानी कि वो लैंग्वेजेस जो थोड़ी कम बोली जाती हैं, वो जब डिसअपियर होना शुरू हो जाएँ, किस वजह से? डोमिनेशन की वजह से। मोर जो ऑफ़न स्पोकन लैंग्वेजेस होती हैं उनकी वजह से जो है जब वो ना बोली जाएँ तो जो लेस कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, और इसी को हम लैंग्वेज डेथ कहते हैं। डेविड क्रिस्टल जो है वो इसको डिफाइन करता है, अ टर्म इन लिंग्विस्टिक्स फॉर द सिचुएशन व्हिच अराइजेस व्हेन अ लैंग्वेज सीजेस टू बी यूज्ड बाय अ कम्युनिटी। यानी कि जब एक कम्युनिटी एक लैंग्वेज को यूज़ करना बंद कर दे तो उसको फिर हम लैंग्वेज डेथ कहते हैं। ये डेविड क्रिस्टल ने कहा। अब हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ लैंग्वेज एंडेंजरमेंट, यानी कि अगर लैंग्वेजेस एंडेंजर होती हैं तो क्या चीज़ हमें इंडिकेट करती है। तो 3 मेन क्राइटेरिया हैं इस बात के। पहला है नंबर ऑफ स्पीकर्स करंटली लिविंग, यानी कि ज़िंदा जो अभी लोग हैं उनमें से कितने लोग बोल रहे हैं वो लैंग्वेज। दूसरा है मीन एज। अब वो सिर्फ वो नेटिव स्पीकर्स की हम मीन एज देखेंगे या फ्लुएंट स्पीकर्स की देखेंगे। और तीसरा है कि यंगेस्ट जनरेशन कितना उस लैंग्वेज को एक्वायर कर रही है, कितना उसको बोल रही है। क्योंकि यंगेस्ट जनरेशन ने ही आगे तक रहना होता है, तो अगर यंग लोग, जो न्यू जनरेशन है, वो ना बोले वो लैंग्वेज, तो वो लाज़मी तौर पे एंडेंजरमेंट का शिकार हो जाती है। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो नीचे मैंने एक दी हुई है कि लैंग्वेजेज़ जो हैं इंडोनेशिया में काफ़ी सारी लैंग्वेज है। एक तो उनकी नेशनल इंडोनेशियन एक लैंग्वेज है, उसके अलावा काफ़ी सारी लोकल लैंग्वेजेज़ हैं। तो अब जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं यहाँ उनकी बात की जा रही है कि लोकल लैंग्वेजेज़ के काफ़ी सारे थाउज़ेंड्स ऑफ इवन स्पीकर्स हैं। बट वहाँ पे चिल्ड्रन वो लैंग्वेजेज़ लर्न नहीं कर रहे जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं।
तो अब चाहे एक लैंग्वेज के थाउजेंड्स ऑफ स्पीकर्स हैं, लेकिन अगर उसको बच्चे न्यू जनरेशन लर्न नहीं कर रही, तो इट मीन्स वो एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। लेकिन इसके बरक्स अगर एक लैंग्वेज इस तरह हो कि उसके बहुत ही थोड़े स्पीकर्स हों, फ्यू हंड्रेड्स में अगर उसके स्पीकर्स हों, बट अगर उसको बच्चे न्यू जनरेशन लर्न कर रही है, तो वो लैंग्वेज इंडेंजर्ड नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर न्यू जनरेशन लर्न करिए तो आगे वो लैंग्वेज चलती जाएगी, जबकि दूसरी लैंग्वेज जिसके थाउजेंड्स ऑफ स्पीकर्स हैं, वो आखिरकार सारे स्पीकर्स जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो न्यू लोगों ने तो वो लर्न नहीं की, तो वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दी गई इंडोनेशियन लैंग्वेज की, जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं लैंग्वेज इंडेंजरमेंट। अच्छा, अब आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल्स ऑफ एंडेंजरमेंट, कि कुछ लेवल्स हैं कि कोई लैंग्वेज कितनी इंडेंजर्ड है, कम है, ज़्यादा है या उससे ज़्यादा है। माइकल ई क्रॉस ने एक स्कीम दी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक लैंग्वेज कितनी इंडेंजर्ड है। उसने 3 लेवल्स दिए हैं। फर्स्ट लेवल है सेफ। अगर वो कह रहा है कि बच्चे जो हैं, एक कम्युनिटी में जो बच्चे हैं, वो अगर लोग ये समझते हैं कि वो बच्चे अगले आने वाले 100 सालों में ये लैंग्वेज बोलेंगे, जो भी लैंग्वेज हम देखना चाह रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज बच्चे आने वाले 100 सालों में बोलेंगे, तो इट मीन्स कि वो लैंग्वेज सेफ है। लेकिन अगर हम देखें कि बच्चे उसको आने वाले 100 सालों में नहीं बोलेंगे, तो वो एंडेंजर्ड है। और अगर बच्चे अभी ही नहीं बोल रहे उस लैंग्वेज को, तो आने वाले 100 सालों की बात तो हम कर ही नहीं सकते ना। अगर बच्चे अभी ही नहीं बोल रहे, अगर कोई लैंग्वेज बच्चे अभी ही नहीं सीख रहे, नहीं बोल रहे, तो उसको हम मोरिबंड कहेंगे, और ये सबसे डेंजरस स्टेट है एक लैंग्वेज के लिए। नीचे मैंने एक चार्ल्स डार्विन का कोट भी ऐड किया है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं और अपनी असाइनमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये भी लेवल्स ऑफ एंडेंजरमेंट ही हैं, ये यूनेस्को ने दी हैं। और ये जो सिस्टम दिया है उन्होंने, ये 5 कलर कोडेड लेवल्स पे मुश्तमिल है। और ये किस पे बेस करता है? इंटरजेनरेशनल लैंग्वेज ट्रांसफ़र, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब लैंग्वेज ट्रांसफ़र होती है, तो उस पे बेस करता है, और ये कलर्स के लिहाज से उन्होंने दिया है, तो ये काफ़ी ईज़ी है याद रखना। सबसे पहला लेवल उन्होंने दिया है व्हाइट, जो कि है वल्नरेबल, यानी कि वो जिनको थोड़ा कुछ अभी उनको खतरा है। और इसमें क्या है, स्टिल रेगुलरली स्पोकन, अभी बोली जा रही है और बच्चे भी इसको सीख रहे हैं, बट सिर्फ घर पे ही यूज़ की जाती है, ज़्यादातर घर पे यूज़ की जाती है, बाहर नहीं ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ घर पे महदूद हमने करके रखी हुई है, और बच्चे बट सीख तो रहे हैं। ऐसी लैंग्वेज वल्नरेबल होती है, और ये वाइट कलर से उन्होंने इसको शो कराया है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो, ये है डेफिनेटली इंडेंजर्ड, और ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बच्चे ज़्यादातर सीख नहीं रहे, और ना ही उसको अपनी मदर टंग के तौर पे घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि वो लैंग्वेज कहीं न कहीं बोलचाल में आ रही है, बट ज़्यादातर वो घर में यूज़ नहीं हो रही एज़ देयर मदर टंग, और ना ही बच्चे उसको सीखने में कोई दिलचस्पी रख रहे हैं। नेक्स्ट लेवल जो आता है वो ऑरेंज है, वो सीवियरली एंडेंजर्ड है, और ये है जो सिर्फ़ ओल्डर जनरेशन बोलती है। और पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है, वो इसको समझ तो पा रही है, बट बोल नहीं पा रही, और सिर्फ़ ओल्डर जनरेशन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वही बोलते हैं। उसके बाद आता है रेड, जो कि है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो कि सिर्फ ओल्डर जनरेशंस ही समझ सकती हैं, और वो सही से यूज़ भी नहीं करती। यूज़ भी बहुत कम-कम करते हैं वो लैंग्वेज, ओल्डर जनरेशंस इवन बहुत कम करते हैं। जब यहाँ दूसरी जनरेशंस की बात ही नहीं हुई, दैट मीन्स दूसरी जनरेशंस में तो वो लैंग्वेज पास ऑन ही नहीं हुई। और जो लास्ट स्टेज है वो है ब्लैक, यानी कि एक्सटिंक्ट, और इसमें है कि कोई भी स्पीकर अब नहीं रह गया। इट मीन्स कि सारे स्पीकर्स जो हैं वो डाई हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। आगे चलते हैं, आगे है कॉजेज़ ऑफ लैंग्वेज एंडेंजरमेंट, यानी कि अगर लैंग्वेज एंडेंजरमेंट का शिकार हो रही है, तो उसकी कॉजेज़ क्या होंगी? कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज़ जो है वो 4 मेन टाइप्स बताते हैं, 4 मेन रीज़न्स बताते हैं लैंग्वेजेज़ के एंडेंजर होने का। फर्स्ट है वॉर एंड जेनोसाइड। जेनोसाइड कहते हैं कोई बहुत बड़े पैमाने पे कत्ल-ओ-गारत करने को। तो अगर कोई वॉर हो जाए या बहुत बड़ी तादाद में लोगों का कत्ल कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो लोग जो लैंग्वेज बोलते थे, उस लैंग्वेज को एंडेंजरमेंट का शिकार होगी वो लैंग्वेज। हो सकता है कि लैंग्वेज कंप्लीटली लॉस की तरफ भी चली जाए। तो तस्मानिया की इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे जेनोसाइड हुआ था बाय कॉलोनिस्ट, जिन लोगों ने कॉलोनाइज़ किया था उसको, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा जेनोसाइड किया था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया था बड़े पैमाने पे। फिर ग्वाटेमाला एंड एल साल्वाडोर आती है, जहाँ पे सिविल वॉर हुई थी। उसके नतीजे में भी लैंग्वेज को बहुत खतरा हुआ था, और ब्राज़ीलियन इंडिजिनस पीपल आते हैं, जिनका डिस्प्यूट था ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज़। सेकंड जो रीज़न बताया है कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज़ ने, वो बताया है नेचुरल कैटास्ट्रॉफ। ये नेचुरल कैटास्ट्रॉफ़ी जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा तबाही जिसको हम बोल सकते हैं, या डिज़ास्टर। तो कोई भी बड़े ऐसे डिज़ास्टर्स हो जाएँ, जैसे कोई ज़लज़ला आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई इस टाइप की चीज़ आ जाए, तो उससे भी हमारी पूरी एंटायर स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, वो उसको खतरा लाहक हो सकता है, और इस तरह हमारी लैंग्वेज भी एंडेंजरमेंट का शिकार हो सकती है।
अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं तो पापुआ न्यू गिनी जो है वहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिसकी वज़ह से लैंग्वेज एंडेंजरमेंट का शिकार हुए। अंडमान आइलैंड्स का सुनामी की हमें एग्ज़ाम्पल मिलती है, जिसकी वज़ह से वहाँ की लैंग्वेजेज़ काफ़ी एंडेंजरमेंट का शिकार हुईं। फिर है नेक्स्ट जो हमारे पास कॉज़ है वो है ओवर्ट रिप्रेशन, यानी कि ओपनली जो किसी को क्या कहना चाहिए सप्रेशन का शिकार करना या किसी के ऊपर आके कब्ज़ा करना या उनके ऊपर डोमिनेंस करना, इस टाइप का इसका मतलब आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं वो है वेल्श, कर्डिश एंड नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेज़, यानी कि कुछ लैंग्वेजेज़ जो मेंशन की गई हैं, इनको ख़तरा लाहक हुआ था फ़ोर्सिबल रीसेटलमेंट की वज़ह से, यानी कि कोई आके उनके ऊपर हाकिम बन रहा है एक कम्युनिटी के ऊपर, तो उनकी ये लैंग्वेजेज़ जो थी ये उस टाइम पे एंडेंजरमेंट का शिकार हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास कॉज़ दी गई है, जो रीज़न दिया गया है, इसकी फर्दर हम कुछ टाइप्स कर सकते हैं। फर्दर हम इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। ये है बेसिकली क्या रीज़न, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमिनेंस। ठीक है? इन फ़ील्ड्स में अगर हमें कोई डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो हमारी लैंग्वेज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है या इवन एंडेंजर्ड हो सकती है। तो पहला अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो है इकोनॉमिक, यानी कि अगर किसी एरिया की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, तो वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बढ़ेगा और वहाँ मेजॉरिटी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स आएँगे, और अगर मेजॉरिटी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हमारे एरिया में आएँगे, तो हम उनकी लैंग्वेज से इम्प्रेस होके वो लैंग्वेज सीख सकते हैं और इस तरह हमारी लैंग्वेज जो है वो सप्रेस हो सकती है। तो यहाँ से लैंग्वेज हमें दिखता है कि कैसे हम लैंग्वेज शिफ्ट आता है हमारे अंदर। फिर नेक्स्ट है कल्चरल डोमिनेंस, यानी कि अगर एक कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेजॉरिटी बोलती है और एक ऐसी लैंग्वेज है जो थोड़ी कम बोली जाती है, तो ऑब्वियसली जो कम्युनिटी मेजॉरिटी लैंग्वेज में बोलती है, तो एजुकेशन और लिटरेचर उसी मेजॉरिटी लैंग्वेज में ही होगा। और इस तरह से जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेजेस या इंडिजिनस लैंग्वेजेस कहते हैं, वो फोकलोराइज्ड हो जाएंगी, यानी कि वो सिर्फ लोकल ही कहलाई जाएंगी और फिर वो उनमें ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह कल्चर भी डोमिनेट कर जाता है कहीं ना कहीं। फिर पॉलिटिकल है थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दे जिसमें वो एक लैंग्वेज को तो ध्यान में रखे बट दूसरी लैंग्वेजेस को इग्नोर कर दे, तो तब भी एक लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स देख सकती है इस चीज़ के। फिर हिस्टोरिकल है, यानी कि अगर कॉलोनाइज़ेशन हो जाए, बाउंड्री के डिस्प्यूट्स हों, कोई एक राइज़ ऑफ वन ग्रुप हो, तो इस तरह से भी एक लैंग्वेज जो है वो राइज़ हो सकती है और बाकी लैंग्वेजेज़ जो हैं वो सप्रेस हो सकती हैं। एटीट्यूडनल, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा एटीट्यूड किसी एक लैंग्वेज की तरफ अच्छा है, तो हम वो लैंग्वेज सीखेंगे। जैसे आजकल इंग्लिश है, तो इंग्लिश से काफ़ी लोग इम्प्रेस हो रहे होते हैं। तो अगर कोई लोग इंग्लिश से इम्प्रेस हो रहे हैं, तो वो दूसरी अपनी लैंग्वेजेज़ को बुरा समझना शुरू कर देंगे या उनको इलिटरेसी और पॉवर्टी के साथ लिंक कर देंगे। तब वो दूसरी जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, अगर मैं उसी की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो वो सिर्फ़ उसी को सीखने में दिलचस्पी लेंगे और समझेंगे कि उसको सीख के शायद हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो इस तरह से वो उसी लैंग्वेज की तरफ जाएँगे और अपनी लैंग्वेजेज़ को छोड़ते जाएँगे। मैंने नीचे मेंशन किया है, इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जो कि है इंटरमैरेज, माइग्रेशन एंड मॉडर्नाइज़ेशन। यानी कि इंटर मैरिज में क्या है कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में 2 लोग ऐसे आपस में शादी करें जिनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली जो बच्चे होंगे वो उनमें से एक लैंग्वेज चूज़ करने के पाबंद होंगे। तो वो कोई एक लैंग्वेज ऐसी चूज़ करेंगे जो शायद उनके एटीट्यूड्स को ज़्यादा अच्छी लगे या शायद उसकी हिस्ट्री कुछ अच्छी हो, तो यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज उनमें से एक लैंग्वेज एंडेंजरमेंट की तरफ जा सकती है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का ये है कि अगर हम माइग्रेट करके किसी ऐसे एरिया में चले जाएँ जहाँ कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, तो हम ऑब्वियसली वही लैंग्वेज सीखने और बोलने पे के पाबंद होंगे। तो हमारी अपनी लैंग्वेज फिर इस तरह एंडेंजरमेंट का शिकार हो जाएगी। और थर्ड है मॉडर्नाइज़ेशन, तो इसका मतलब है कि जब जैसे-जैसे दुनिया मॉडर्नाइज़ हो रही होती है, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आजकल इंग्लिश वो रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो सब लोग इंग्लिश सीखने की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वो खुद को मॉडर्न फ़ील करते हैं इस तरह। अगर सब लोग उस तरह इंग्लिश सीखने को मॉडर्न फ़ील करेंगे, तो अपनी लैंग्वेज जो है वो कहीं न कहीं फ़ोकलोराइज़ हो जाएगी और अपनी लैंग्वेज ना सीखने की तरफ लोग जाएँगे और अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ एंडेंजरमेंट का शिकार होती चली जाएँगी। अब हमारे पास आता है सेविंग द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, कि अगर कोई लैंग्वेज एंडेंजरमेंट का शिकार हो चुकी है, तो उसको सेव कैसे किया जाए? तो इसके कुछ तरीके हैं। पहला है मास्टर अप्रेंटिस प्रोग्राम। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो स्टडी बेस्ड होते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है फर्स्ट पीपल्स कल्चरल काउंसिल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक 900 आवर कोर्स है, ठीक है? जो कि 3 साल में लोगों को एक कोर्स कराया जाता है जिसमें उनकी इंडिजिनस लैंग्वेजेज़ जो हैं वो सिखाई जाती हैं। जो ब्रिटिश कोलंबिया की लोकल लैंग्वेजेज़ हैं वो सिखाई जाती हैं 3 साल के अंदर-अंदर और 900 आवर इसका जो है वो हम कह सकते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन है, जिसको क्रेडिट आवर्स कहते हैं।
तो वो है उसके दौरान इनको ये लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो ये कोर्सेज़ इस तरह के किए जा सकते हैं उन लैंग्वेजेस को बचाने के लिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे चल रही है। डुओलिंगो के नाम से एक ऐप है जहाँ पे लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया आजकल क क्या कुछ नहीं वहाँ पे पॉसिबल, तो हम दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं वहाँ से। और प्रोफ़ेसर केविन जो हैं केविन स्कैनल एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लुई, वो ये काम कर भी रहे हैं कि वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए डिफरेंट एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो मेथड है वो है रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस का। तो जो लिंग्विस्ट्स हैं और रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड है, उनके जो फ्यू रिमेनिंग स्पीकर्स रह गए हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी लैंग्वेज उनसे बुलवाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स तैयार करते हैं, फिर रिटन रिकॉर्ड्स लेते हैं, फिर उससे ट्रांसलेशन करते हैं और इस तरह से वो लैंग्वेज को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। जो मॉडर्न हिब्रू है जिसको कॉर्निश भी कहा जाता है, उसको इसी तरीके से ही रिवाइव किया गया था। आगे हम अगर जाएँ तो रिवाइवल आता है, यानी कि लैंग्वेज को रिवाइव अगर करना चाहते हैं हम, ये हमारा सेविंग डेड लैंग्वेजेस था, यानी कि हम उसमें लैंग्वेजेस को सेव किस तरह कर सकते हैं। अब अगर हम कंप्लीटली एक लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल एंडेंजर्ड मार्क हो गई है, जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो उसको रिवाइव करने के ये 3 तरीके हैं: लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, रिवाइटलाइजेशन और मेंटेनेंस। डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि लैंग्वेज के रिटन रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाएँ, जैसे डिक्शनरीज़ हो गई हैं, और भी मज़ीद हम कहाँ-कहाँ लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कोई उनकी बुक्स हैं, उस तरह से लैंग्वेज को डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लाया जाए, ताकि लैंग्वेज रिवाइव हो सके और एक्सटिंक्ट होने से बच सके। रिवाइटलाइज़ेशन में ये है कि हम लैंग्वेज को लोगों के दरमियान पॉपुलैरिटी दें, कि किस तरह से लोगों को इंस्पायर किया जाए या मोटिवेट किया जाए वो लैंग्वेज की तरफ वापस आने के लिए। और मेंटेनेंस में है कि हम लैंग्वेज को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसमें हम लैंग्वेज को ऑफ़िशियली ला सकते हैं, हम अब उसके अंदर एजुकेशन ला सकते हैं, स्कूल्स में उस लैंग्वेज को ला सकते हैं, और उसके अलावा मीडिया पे ला सकते हैं, ताकि लोग वो लैंग्वेज सुनें और फिर उसको बोलें और फिर उसके आदी हों और वो लैंग्वेज वापस से रिवाइव हो सके। एंड में हमारे पास आता है सक्सेसफुल लैंग्वेज रिवाइवल, कि एक लैंग्वेज सक्सेसफुली रिवाइव कैसे हो सकती है। डेविड क्रिस्टल, जिनका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, उनकी बुक है लैंग्वेज डेथ। उसके अंदर वो बताते हैं कि लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है अगर जो स्पीकर्स इन कामों पे ज़्यादा गौर करें। वो क्या काम है? इंक्रीज द लैंग्वेज प्रेस्टीज विद इन द डोमिनेंट कम्युनिटी, यानी कि जो लैंग्वेज है जो इंडेंजरमेंट का शिकार है, उस लैंग्वेज की अपनी एक प्रेस्टीज होगी, अपनी एक सेल्फ वर्थ होगी, उसको इंक्रीज किया जाए और उसको डोमिनेंट कम्युनिटी के अंदर बढ़ाया जाए। फिर वो लोग जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं, जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो अपनी वेल्थ और इनकम को भी थोड़ा बढ़ाएँ। उससे ये होगा कि लोग उनसे इम्प्रेस होंगे और जब इम्प्रेस होंगे तो उनकी लैंग्वेज भी सीखेंगे। इंक्रीज़ देयर पावर इन द आइज़ ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी के अंदर जो डोमिनेंट लोग हैं, उनके नज़र में भी अपनी पावर बढ़ाएँ। वही वेल्थ और इनकम वाली बात आती है। हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस इन एजुकेशन सिस्टम, वो लोग अपनी एजुकेशन में भी आगे जाएँ। क्योंकि जितना वो लोग पावरफुल होंगे, जितना वो लोग इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होंगे लोगों के लिए, लोग उनकी लैंग्वेज उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। फिर कैन राइट डाउन द लैंग्वेज, वो लोग अपनी लैंग्वेज लिखना जानते हों लाज़मी तौर पे, एंड कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी भी लाज़मी यूज़ कर सकें। डेविड क्रिस्टल के अकॉर्डिंगली अगर वो सारे ये काम वो लोग जिनकी लैंग्वेज एंडेंजर्ड हो चुकी है, अगर वो लोग ये काम करते हैं, तो लाज़मी तौर पे उनकी लैंग्वेज जो है वो सक्सेसफुली रिवाइव हो पाएगी। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ आया है और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।